इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग जनरल अवेयरनेस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं एनटीपीसी में। ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 1 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं 5 मार्च को 2021 में। ठीक है, सिर्फ तब पहला, और ये प्रैक्टिस सेट हम लोग का होने वाला है 23। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। वेयर आर द रिसर्च स्टेशन मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री लोकेटेड? अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ओशेनिया। आपके पास सिर्फ 4 से 5 सेकंड का टाइम होगा, आपको खुद से आंसर करना है, उसके बाद वीडियो को आगे करना है। नहीं, अगर आंसर करने में आपको डिले हो रहा है तो आप पॉज करके तब आंसर कीजिएगा, तब यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करना है। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो हमारा रिसर्च स्टेशंस है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में मैत्री और दक्षिण गंगोत्री हमारा रिसर्च स्टेशन है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि जो दक्षिण गंगोत्री है ये बहुत पहले का स्टेशन है जिसने अब जाके काम करना बंद कर दिया है। इसलिए हम लोगों ने मैत्री 2 का डिसीजन लिया है, मतलब दक्षिण गंगोत्री क्लोज हो चुका है, तो जिसकी वजह से हम लोग को मैत्री 2 बनाना पड़ रहा है। रिसर्च स्टेशन हम लोग को बनाना पड़ रहा है मैत्री 2। ठीक है, उसके बाद बात करें, ये पूछा जाता है, ये तो अंटार्कटिका में था मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। बात करें आर्कटिक में हमारा कौन सा रिसर्च स्टेशन है, तो ये हो जाएगा हिमाद्री। याद रखना है, हिमाद्री है आर्कटिक में, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिक में। आयुष्मान भारत योजना ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आयुष्मान भारत योजना जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, एजुकेशन से, एग्रीकल्चर से, या एनर्जी से, या हेल्थ से? ठीक, कर लिया होगा आपने। तो आयुष्मान भारत योजना जो है ये है हमारा हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया था 2018 में। तो कोई भी योजना है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, खास करके बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आपको उसका ईयर भी याद रखना है कि कौन से साल लाया गया था। तो आयुष्मान भारत योजना जो है हेल्थ से रिलेटेड है और लॉन्च किया गया था 2018 में। ठीक है, ताकि हम लोग अचीव कर पाएँ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को। ठीक है, इसका एम भी याद रखना है आपको, एम्ड एट अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ यंगेस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ लोकसभा इलेक्शन इन 2019? तो ये करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो उस टाइम थी चंद्रानी मुर्मू जी। ठीक है, जो यंगेस्ट सक्सेसफुल लोकसभा इलेक्शंस जीती थी 2019 में। मगर बात करें, अगर हम लोग आ जाते हैं 2024 में, तो 2024 में 2024 की बात करें तो यहाँ पे 3 लोग हैं। कौन कौन से? देखिए, संभावी चौधरी जी हैं, संजना जाटव, और यहाँ पे सॉरी पुष्पेंद्र सरोज जी हैं, प्रिया सरोज, उसके बाद संभवा चौधरी और संजना जाटव। ये 4 लोग हैं, ठीक है, जो यंगेस्ट लोकसभा इलेक्शंस जीती थी 2024 को। ठीक है, 2024 में नाम याद रखना है, पुष्पेंद्र सरोज, प्रिया सरोज, उसके बाद संभवी चौधरी और संजना जाटव। विच विटामिन कीप्स आवर आईज एंड स्किन हेल्दी? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, या विटामिन ई? कर लिया होगा आपने आंसर। हमारा आई को और स्किन का जो हेल्दी, या माने आई को और स्किन को जो हेल्दी रखता है वो कौन से विटामिन रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा विटामिन ए होगा। सुन लीजिए पहले क्या है। विटामिन ए की बात करें, ये भी हमारा आई को जैसे नाइट ब्लाइंडनेस होता है हमारा, ठीक है, तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए भी स्किन को हमारा सही रखता है, अच्छे से अच्छा रखता है। ठीक है, तो विटामिन ए हो जाएगा। उसके बाद विटामिन ए जो है वो, विटामिन ई की बात करें तो ये भी स्किन को प्रोटेक्शन करता है और ये एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, विटामिन ई में आँख की बात नहीं हो रही, सिर्फ स्किन की बात हो रही है। विटामिन बी की बात करें तो ये भी स्किन को अच्छे से रखता है और आई को प्रोटेक्शन करता है, नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। तो विटामिन बी का ये सारे काम है। ठीक है, उसके बाद बात करें हमारा कि ओवरऑल अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, या बोल सकते हैं कि विटामिन ए भी आई का काम कर रहा है और स्किन का काम कर रहा है, उसके बाद विटामिन बी भी कर रहा है, तो हम किस पे आंसर देंगे? ठीक है, तो जो ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है वो हो जाता है विटामिन ए। ठीक है, बी भी बी हमारा स्किन और आई दोनों के लिए है, लेकिन यहाँ के पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम लोग को ए मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, विटामिन ए। मुंडक उपनिषद इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? समवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद? मुंडक उपनिषद जो है ये किस से रिलेटेड है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। याद रखना है, अथर्ववेद का जो है उपनिषद जो है मुंडक उपनिषद, ये अथर्ववेद की उपनिषद का 3 में से एक है। ठीक है, तो अथर्ववेद के 3 प्राइमरी उपनिषद हैं। ठीक है, वो कौन से? मुंडका, प्रश्न और मंडूक्य, ये 3 उपनिषद हैं। ठीक है, उनमें से एक कौन है? मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, किससे रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद का। समावेद की बात करें तो इसमें क्या है? इसमें मेलोडिक चांट्स है। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद में क्या है? रिचुअल फार्मूलाज है। ठीक है, ऋग्वेद क्या है? ओल्डेस्ट वेदास है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हुए, क्वेश्चंस के साथ जो ऑप्शंस हैं उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, हर एक ऑप्शंस को। ठीक है, जहाँ पे हमें लगेगा कि ज़रूरत है तो ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए निकलेंगे। हु इज़ द चीफ नेवल चीफ टिल द, मतलब ये करंट में आया हुआ क्वेश्चन था 2020 में, उस टाइम के हिसाब से तो पूछा गया कि हमारा जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो बोलते हैं, ठीक है, वो कौन हुआ करते थे? ठीक है, अब 2022 तो है नहीं, 2025 में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 25 भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा, अब बताइए 2025 में कौन है? ठीक है, तो याद रखना है एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये नेवल चीफ हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद बात करें ये कितने नंबर के हैं, तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, 26 नंबर के हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी CNS बोलते हैं, ये हैं एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। उससे पहले कौन थे? तो R हरि कुमार थे। तो याद रखना है, ये भी पूछा जाता है आजकल, क्वेश्चन घुमा करके ये पूछा जाता है, बताइए कि दिनेश कुमार त्रिपाठी जी से पहले कौन हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे? ठीक है, तो ये हो जाएंगे R हरि कुमार। ठीक है, और दिनेश कुमार त्रिपाठी कब से हैं? तो ये हो जाएगा 30 अप्रैल 2024 से हैं, 26। The technology that uses the reflection of ultrasound wave to produce image of the heart is known as sonography, ultrasonography, echocardiography या ecocardiogram? ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें अल्ट्रासाउंड वेव का यूज़ करके, रिफ्लेक्शंस का यूज़ करके एक इमेज बनाया जाता है। किस चीज़ का इमेज? हार्ट का इमेज बनता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, याद रखना है। ठीक, जैसे सोनोग्राफी में क्या, अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, तो सोनोग्राफी का ही पार्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, अब देखिए हार्ट का इमेज बन रहा है तो कार्डियो तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकोकार्डियोग्राफी हो जाएगा। बात करें सोनोग्राफी में क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी का क्या होता है, एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, सोनोग्राफी में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग सोनोग्राफी। व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी? पी रोम, रोम, रैम या पीपी रोम? फुल फॉर्म दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी रोम। ठीक है, पी रोम का मतलब क्या हो गया? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये पी रोम बोल के कुछ भी शब्द नहीं होता है। ठीक है, पी रोम बोल के कुछ नहीं है। रोम का मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, अब ये पूछा जाता है कि रैम और रोम में कौन सा वोलेटाइल है, कौन सा नॉन वोलेटाइल है।
ठीक है। तो याद रखना है, नाम से ही पता चल रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ये वोलेटाइल मेमोरी होगा। आप अगर इसका सुन लीजिएगा, रैम को ध्यान से सुनिएगा, रैम लॉसेस इट्स डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जबकि रोम की बात करें जो कि है रीड ओनली मेमोरी, ये रिटेन इट्स डेटा इवन विदाउट पावर, ठीक है, ये अपने डेटा को क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है। जबकि रैम में क्या होगा, आपने एक बार ऑफ कर दिया तो वो खेला ख़त्म उसका, वो उसमें अब वो डेटा कुछ भी उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग रैम को भी तो याद रखिएगा, रैम जो होगा ये वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब क्या होगा, ख़त्म हो जाना, उड़ जाना, ठीक है। तो रैम को क्या बोल सकते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं। रैम मतलब रीड ओनली मेमोरी, सॉरी हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। और रोम का मतलब क्या हो गया, ये परमानेंट, परमानेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, एक तो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, परमानेंट, नॉन परमानेंट, ठीक है। और किस में अगर पावर को ऑफ कर दे तो डेटा लॉस हो जाएगा, किस में नहीं होगा, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड फॉर प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड अंडर। तो बोला गया है कि, अच्छा पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल। रॉ मटेरियल पे जो हम लोग पैसा लगाते हैं, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, मैंने इन हैंड दे रहे हैं हम लोग किसी काम के लिए, ठीक है, उसको क्या फिजिकल कैपिटल बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, या फिक्स कैपिटल बोलते हैं, या फिर ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये सबको। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, हमको कोई काम कराना है, उसके लिए हमको तो पैसा लगेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल में। फिक्स्ड, इसी तरह से फिजिकल कैपिटल क्या होगा, कोई काम करवाना है, मैंने फिजिकल कैपिटल मतलब कोई काम कराने के लिए पहले बिल्डिंग विल्डिंग बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो वो क्या हो जाएगा, उस पर जो खर्चा आएगा वो फिजिकल कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो फिक्स, उसी तरह से फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल जैसे आपको कोई इंडस्ट्री बैठाना है तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप वगैरह लगेगा, बिल्डिंग लगेगा ही लगेगा, तो ये सब क्या हो जाता है, फिक्स कैपिटल में आ जाता है। वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाता है, मान लेते हैं कुछ खरीदना है, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदना है, ठीक है, तो ये सारे क्या इसमें किस में आ जाते हैं, वर्किंग कैपिटल में आ जाते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया ये क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, शॉर्ट टर्म जो होता है नीड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, ठीक है, डे टू डे कोई ऑपरेशंस करना है आपको, ठीक है, उसके लिए जैसे मटेरियल हुआ, कोई सामान खरीदे उसके लिए परचेज़ करने के लिए पैसे लगेंगे, तो ये सारे हो जाते हैं वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में कौन हो गया, जैसे कि मशीनरी खरीदना है, कोई फैक्ट्री लगवाना है, मशीनरी का खरीदना है, इक्विपमेंट खरीदना है, बिल्डिंग्स बनाने हैं। फिक्स कैपिटल भी इसी का ही पार्ट है फिजिकल कैपिटल का, जैसे कि लॉन्ग टर्म एसेट में क्या बिल्डिंग बनाना है आपको, मशीनरी लगेगा, है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपको लैपटॉप लगेगा या कंप्यूटर लगेगा, ये फिक्स कैपिटल में आता है। Which of the following types of taxes was not imposed by the state during the time of Alauddin Khilji? Tax on small industries, tax on agriculture, tax on house और tax on cattle, ठीक है। बोला गया है कि इनमें से कौन सा टैक्स जो है नहीं लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो सुनिएगा, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर का एक बिल्कुल था, टैक्स ऑन हाउसेस भी था, टैक्स ऑन कैटल भी था, ठीक है, और नॉन मुस्लिम पे भी क्या था, वो अलग जजिया जिसको बोलते हैं वो भी टैक्स था, ठीक है। तो टैक्स ऑन स्मॉल इंडस्ट्री नहीं था उस टाइम, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री पे टैक्स नहीं था। तो ये सब नाम याद रखना है। एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगता था वो उसको बोला जाता था खर्च, हाउसेस पे जो टैक्स लगता था उसको घड़ी बोला जाता था, कैटल्स पे जो लगता था वो चड़ी बोलते थे, और मैंने एक और टैक्स बताया नॉन मुस्लिम्स होने पे, वो था जजिया टैक्स, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन वर्क ऑफ IAEA, ठीक है, IAEA का मेन वर्क क्या है, प्रमोशन एंड सुपरविजन ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी इन द वर्ल्ड, प्रमोशन ऑफ पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द वर्ल्ड, प्रमोशन ऑफ एंड सुपरविजन ऑफ थर्मल एनर्जी इन द वर्ल्ड, प्रमोशन ऑफ फ्री यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द वर्ल्ड। IAEA का काम क्या है, ठीक है। तो हम लोग को तो पहले इसका फुल फॉर्म भी जानना होगा, है ना, ये है क्या चीज़। तो ये क्या चीज़ देखता है, हम लोग का जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका कोई मिस यूज़ ना हो, गलत यूज़ ना हो, पीसफुल यूज़ हो,
ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका गलत यूज़ भी है, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, तो इस तरह का कुछ नहीं हो, पीसफुल यूज़ हो उसका, ठीक है। तो ये देखता कौन है, सुनिएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है किस चीज़ को, सेफ एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। जितना भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका पीसफुल यूज़ हो, ना कि किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस इज नोन एज मोनार्की, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी या ओलीग्रेसी। तो इस तरह के फॉर्म, गवर्नमेंट के फॉर्म को क्या बोलते हैं, जिसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंट्रल का अलग पावर या और प्रोविंस का मतलब क्या होता है, प्रोविंसेस का मतलब स्टेट्स का अलग पावर, ठीक है। इस तरह के गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म में होता क्या है कि सेंट्रल के पास और रीजनल गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास ही कुछ पावर होते हैं, ठीक है, डिफाइंड पावर होते हैं जो अपने अपने तरीके से काम करते हैं लोग, ठीक है। हाँ, इस तरह भी नहीं बोल सकते कि वो एक दूसरे से इंटायरली इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड तो होते हैं, लेकिन अपना अपना दोनों का एक लिमिट, पावर का लिमिट है, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोलते हैं फेडरलिज्म। मोनार्की मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ एक जन कोई रूल करता है उसको मोनार्की बोलते हैं। डेमोक्रेसी मतलब जहाँ, जो हमारे कंट्री में है, मतलब ये है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो रहा है कि लोगों का राज हो रहा है, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। लोग जो सदस्य चुन रहे हैं उनका राज बोलिए या लोगों का राज बोलिए, इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय द पीपल, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, हु गेव दिस स्लोगन, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक। ये किसने दिया था, ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। कब, जब होम रूल लीग मूवमेंट हुआ था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। ये तो फाउंडर भी थे, को फाउंडर भी थे 1916 में। तब इन्होंने ये कहा था कि स्वराज जो है ये मेरा जन्मदिक अधिकार है और मैं इसको ले करके रहूँगा, ठीक है। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट ए बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेस, बुद्ध गया, सरनाथ, ग्वालियर या कुशीनगर। इनमें से कौन सा जो है बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेस नहीं है, ठीक है। बोध गया है बिल्कुल, सरनाथ भी है, कुशीनगर भी है, ग्वालियर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर, है ना। नॉट ए बुद्धिस्ट प्लेस पूछ रहा था, इसलिए ग्वालियर हो जाएगा। बोध गया के बात करें तो बोध गया में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध जी को इनलाइटमेंट मिला था, ठीक है। सरनाथ में क्या हुआ था, फर्स्ट सरमन हुआ था गौतम बुद्ध जी का, ठीक है। कुशीनगर में उनका जो है महापरिनिर्वाणा जो हुआ था वो हुआ था, ठीक है। उनका मतलब बात करें कि उनका डेथ जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाणा, ठीक है। फ्रीडम फाइटर फेमस एज लाल बाल पाल बिलोंग्स टू विच स्टेट, ठीक है। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि लाल बाल पाल का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है उनका स्टेट्स पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लेवल बढ़ा है, ठीक है। तो बात करें लालपुर लाला लाजपत राय, बालपुर, है ना, बाल गंगाधर तिलक, पालपुर बिपिन चंद्रपाल, ठीक है। तो कहाँ से बिलोंग करते थे, लाला लाजपत राय जो थे ये पंजाब से बिलोंग करते थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्रपाल बंगाल से, ठीक है। तो इसका आंसर 15 का 4 हो जाएगा। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक फूड फ्रॉम ऑर्डिनरी सब्सटेंस बाय देमसेल्फ आर नोन एज सेप्रोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स या हेलोजोइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो पूछा गया कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि फूड जो है दैट कैन मेक फूड फ्रॉम ऑर्डिनरी सब्सटेंस, जो कि ऑर्डिनरी सब्सटेंस से फूड बना सकता है अपने आप से, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स,
जो अपना खाना अपने से बना सकता है उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। उसके बाद बात करें हेटरोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग हैं, जो जो ऑटोट्रॉप्स बनाता है खाना उसी चीज़ को हम लोग कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हम लोग फल फ्रूट खाते हैं या डायरेक्टली एनिमल अगर खाते हैं, ठीक है, तो एनिमल को कंज्यूम करते हैं। तो एनिमल क्या कंज्यूम करते हैं, एनिमल भी ऑटोट्रॉप्स को, यानी कि फ्रूट्स वगैरह या फिर बात करें लीव्स वगैरह, पत्तियाँ वगैरह, प्लांट को ये करता है, ठीक है। तो जो अपना खाना अपने से बनाता है उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स जो अपना खाना अपने से नहीं बनाता है जबकि वो ऑटोट्रॉप्स को खाता है, ठीक है। या फिर उसको हेटेरोट्रॉप्स को कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें सेप्रोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। जैसे कि आपको बता रहे हैं, वो बहुत गंदी गंदी जगहों में जो फर्टिलाइज़र वगैरह या सार जिसको बोलते हैं हम लोग, सारूर का आपको सारूर का ढीप वगैरह में देखने को मिलता है। उस तरह का छत्ता जा टाइप का देखने को मिलता है ना, उसका भी एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है हमको। तो वो जो है वो हमारे सेप्रोट्रॉप के लिस्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हेलोजोइक ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है। तो हेलोजोइक ऑर्गेनिज्म जो होता है ये हेटेरोट्रॉप्स ही होते हैं जो कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दैट इन जस्ट सॉलिड फूड पार्टिकल्स, जैसे कि एनिमल्स है, ठीक है, वो किस में आते हैं, हेलोजोइक एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। उसके बाद एक छूट जाता है हमारा पैरासाइट को मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुपर कंप्यूटर, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है, एका, पीडीए, परम या क्रे 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीडीए, ठीक है। पीडीए स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट विच इज़ हैंड हेल्ड मोबाइल डिवाइस, ठीक है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी पीडीए जो है एक तरह का हैंड हेल्ड मोबाइल डिवाइस है, जबकि इका है, प्रम है, क्रे 3 है, ये तीनों ही क्या है, सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज, मम्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स या डिप्थेरिया, इनमें से कौन सा है जो कि बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। बाकी बात करें स्मॉल पॉक्स की, ये वायरस है, वायरस के थ्रू होता है, मीजल्स भी होता है वायरस के थ्रू, मम्स भी होता है वायरस के थ्रू, ठीक है। बात करें कि कैसे पता चलेगा बैक्टीरिया से है या वायरसेस के थ्रू है, कैसे याद रखना है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी और वायरस से होने वाली बीमारी। मैंने इसके लिए ट्रिक बना के रखा है। ट्रिक वाली वीडियो आपको ऊपर में, यहाँ पे ऊपर में देखिए लिंक आ रहा होगा, इस पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। आसानी से याद हो जाएगा आपको बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़। संस्कृत लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, इंडो यूरोपियन, एस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन या तिब्बतो बर्मन, कर लिया होगा आपने, हाँ, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज का जो एसोसिएशन है वो किस लैंग्वेज फैमिली से, तो एक्चुअली ये है जो है ये है इंडो यूरोपियन, ठीक है, जिसमें क्या विच ऑल्सो इंक्लूड किस क्या क्या चीज़ है, इंग्लिश है, लैटिन है, ग्रीक है, ठीक है, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड है और सबसे पुरानी लैंग्वेज है संस्कृत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि IAEA जो है वो हम लोगों को न्यूक्लियर का सही यूज़ करने के लिए बता रहा था, ठीक है, वही चीज़ देखता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि इनमें से कौन सा जो है न्यूक्लियर पावर जनरेशन का ड्रॉबैक है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, नॉट ए रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट या स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ यूज्ड फ्यूल, ठीक है। नॉट ए ड्रॉबैक पूछा है, मतलब खामी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है ये तो अच्छी बात है, ये तो ड्रॉबैक नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए नॉट पूछा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। सुनिएगा, न्यूक्लियर पावर से हम लोग बता रहे थे कि उसका सेफ यूज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना या किसी और काम में लाना, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन भी बना सकते थे। ठीक है, तो उसी तरह से बात करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब, कि न्यूक्लियर पावर जो है उसका यूज़ करके हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो है यूरेनियम 235। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग वाटर को हीट करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्टीम में। अब जब वही विच स्पिन्स द टरबाइन, इसी स्टीम के थ्रू हम लोग इस टरबाइन को क्या कर रहे हैं, रोटेट करवाते हैं और वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो याद रखना है कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन में फ्यूल के तौर पे कौन यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, तो ये हो जाएगा यूरेनियम 235। ठीक है, अब इसका क्या है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन की बात करें या न्यूक्लियर फिशन की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ठीक है, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन ये हो गया, लीकेज हो गया, तो भाई साहब बड़ी खतरनाक तबाही होगी। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। ठीक है, स्टोरेज और डिस्पोजल ऑफ यूज फ्यूल, जो फ्यूल यूज़ हो गया यानी यूरेनियम 235 अगर यूज़ हो गया, इसको डिस्पोज करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मतलब इसके लिए क्या है, ड्रॉबैक है। द फेमस वर्क मेघदूत इज़ द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स, सत्यनार, प्रेमचंद, कालिदास या इलंगो। ठीक है, मेघदूत जो है ये किसका काम है, मैंने किस राइटर का फेमस वर्क है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास जी का। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी राइटर्स के बुक हैं जो फेमस हैं, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आते हैं, जैसे स्वप्ना वश व दत्ता। ठीक है, ये बुक है किसके द्वारा लिखा गया था, व्यासा जी के द्वारा। इसी तरह से ये चारों बुक आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, जैसे कमा सूत्र की बात करें तो याना, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इनमें से कौन सा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, कर लिया होगा आपने, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो होगा ये एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नहीं है। इसमें क्या था, इसमें सबका जो खाता खुलवाने वाला, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इसमें क्या हुआ था, हर किसी को एक बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि वो इजीली एक्सेस कर पाए बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, बैंक अकाउंट होने का जो ये था वो था प्रधानमंत्री जनधन योजना था, जो कि 2014 में आया था। ठीक है, बाकी सारे जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स है या योजना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेंटल कैरीज, वाइटनिंग ऑफ टीथ, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स या टूथ डिके या स्टिकिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स इन द टीथ। डेंटल कैरीज का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है टूथ डिके। टूथ डिके को ही क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज बोलते हैं। टूथ डिके का मतलब क्या होता है, दांत का ख़राब हो जाना, दांत में जो हम लोग बोलते हैं कि कीटाणु पकड़ लिया है, ठीक है, दांत खराब हो जाते हैं, उसी को टूथ डिके डेंटल कैरीज बोलते हैं। ए परसिस्टेंस ऑफ साउंड और इको आफ्टर साउंड इज प्रोड्यूस इज नोन एज रिवर्बरेशन, सोनिक बूम, रिफ्रैक्शन या इको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कर लिया होगा। देखो ये परसिस्टेंट ऑफ साउंड लिखा हुआ है। ठीक है, परसिस्टेंट ऑफ साउंड और इको मतलब लगातार साउंड का गूंजना। ठीक है, इसको कहलाते हैं हम लोग रिवर्बरेशन बोलते हैं। ठीक है, ना कि इको। बहुत लोग यहाँ पे नेगेटिव कर सकते हैं, इको नहीं बोलते इसको। इको में सिर्फ एक बार साउंड क्या होता है, एक बार आपको सुनाई देता है, आप बोले दूसरी बार आपको सुनाई देगा। लेकिन यहाँ पे परसिस्टेंस ऑफ साउंड का मतलब यहाँ कहना चाह रहा है मल्टीपल टाइम्स इको हो रहा है, तो उसको रिवर्बरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है रिवर्बरेशन का मतलब ये मल्टीपल टाइम्स ऑफ इको हो गया। सोनिक बूम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लाउड नॉइज जो क्रिएट हो रहा है किसी चीज़ के साउंड के स्पीड से, अगर कोई चीज़
ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है तो उससे जो साउंड क्रिएट होता है उसको बोलते हैं सोनिक बूम। ठीक है, उसके बाद बात करें रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब कोई वेव, ठीक है, लाइट की बात कर लें कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि सॉलिड एयर से वाटर में ट्रेवल कर रहा है या वाटर से एयर में ट्रेवल कर रहा है लाइट, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इको की बात करें हम लोग क्या बोले, द डिले इज़ द लॉन्ग इनफ फॉर द ईयर टू डिस्टिंग्विश इट्स सेपरेट साउंड। ठीक है, एक ही बार ये होता है, जबकि रिवर्वेशन में क्या होता है, परसिस्टेंट ड्यू टू मल्टीपल एंड क्लोजली स्पेस रिफ्लेक्शन। ठीक है, इको में सिंगल डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन आ रहा था, जबकि हमारा जो रिवर्बरेशन है उसमें मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन सुनाई देगा आपको। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री पेयर्स हैव टू पार्टी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, चाइना, साउथ कोरिया, श्रीलंका, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान या यूएसए, यूके। इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें टू पार्टी सिस्टम चलता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। ये दोनों ही कंट्रीज है जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंट पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड प्लैनेट्स, स्टार्स, सेलेस्टियल बॉडीज या फिर कॉन्स्टेलेशन। बोला गया है कि स्टार्स के द्वारा, ठीक है, अलग अलग तरह के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के पैटर्न बनते हैं। ठीक है, जो स्टार्स का ग्रुप होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या होता है, स्टार्स मिलकर के ग्रुप बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स को। अब कुछ कुछ कॉमन कॉन्स्टेलेशन है जो कि हम लोग को नाम याद होना चाहिए, जो कि एग्जाम में आता है, जैसे ओरियन है, उर्सा है, उर्सा मेजर है, ठीक है, कैसोपिया है, उसके बाद एंड्रोमेडा। ठीक है, याद रखना है, एंड्रोमेडा है, उर्सा मेजर है, कैसोपिया और ओरियन है। और भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। ठीक है, विच म्यूजिशियन हैज़ ऑनर्ड विथ पद्म विभूषण इन 2018 हु डाइड इन 2021। तो बोला गया कि 2018 में उनको पद्म विभूषण मिला था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और वो मर गए थे डेथ हो गए थे 2021 में। ठीक है, उनका नाम था गुलाम मुस्तफ़ा खान। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि बताइए गुलाम मुस्तफ़ा खान कौन से, किस तरह के आर्टिस्ट हैं, किस फील्ड से रिलेशन है इनका, तो ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग कि अरविंद पारेख जी की, ये क्लासिकल सितार प्लेयर थे। ठीक है, सितार प्लेयर हैं जिनको इनको भी पद्म विभूषण मिला था, लेकिन ये 2019 में मिला था। ठीक है, उसके बाद बात करें विजय किचलू की बात करें तो ये क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। ठीक है, इनको पद्म विभूषण नहीं मिला, पद्मश्री मिला है। ठीक, मिला था। शारदा सिन्हा की बात करें, ये तो फोक सिंगर हैं, इनको पोस्टथमसली यानी कि 2025 में इनको अवार्ड दिया गया, जो कि अभी बात करें होते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों को पूछा जाएगा कि पद्म विभूषण 2025 में किन किन को मिला है, हमारे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है। तो एक नाम ये याद रखना है, शारदा सिन्हा जो है ये फोक सिंगर है। ठीक है, तो किन किन को दिया गया है 2025 में, ये रहे उनके नाम। ठीक है, उनके साथ उनका रिलेशन भी याद रखना है कि किस चीज़ से है, जैसे ध्रुव नगेश रेड्डी जो है मेडिसिन से है। ठीक है, उसके बाद जगदीश सिंह केहर जो है पब्लिक अफेयर से हैं। ठीक है, ये सारे नाम हैं, और इनके साथ उनका ये भी याद रखना है कि उनके लिए किस फील्ड से रिलेशन है उनका, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, शारदा सिन्हा जो बात की हम लोग, इनको पोस्थमसली दिया गया था, आर्ट से रिलेशन है इनका। अंडर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट देयर इज प्रोविजन फॉर मिनिमम एम्प्लॉयमेंट फॉर ईच फैमिली फॉर हाउ मेनी डेज? 120 डेज, 100 डेज, 150 डेज, 125 डेज। तो बोला गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत हर फैमिली से मिनिमम कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को मिलेगा। ठीक है, ईच फैमिली से, तो कम से कम कितने दिन का, 100 दिन का तो होना ही चाहिए। ठीक है,
तो एक्चुअली याद रखिएगा, ये जो था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, ठीक है, जिसको पहले बोला जाता था एनरेगा, ठीक है, ये 2005 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था, 2006 में इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से हो गया था, ठीक है। इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है, 2009 में इसका नाम बदल करके क्या रखा गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि मनरेगा जिसको बोलते हैं। तो कम से कम 100 दिन के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। इसी को बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। 2005 में आया था, 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ था, नाम बदला गया था 2009 में, ठीक है। ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन या कैल्शियम। ग्वाइटर जो होता है वो किसकी कमी की वजह से होता है, ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो ये होता है आयोडीन की कमी की वजह से। आयोडीन की कमी के होने की वजह से गले में जो है ग्वाइटर हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेशियम की कमी होगी तो क्या होगा। पोटेशियम और कैल्शियम जो है ये दोनों एक जैसा ही काम करते हैं लगभग, ठीक है। जैसे पोटेशियम और कैल्शियम जो है हमारे दांतों के लिए भी ज़रूरी है और हमारे मसल्स हड्डियों के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। तो पोटेशियम की कमी से मसल्स में वीक आ जाएगा, क्रैम्प आ जाएगा, मीन पैरालिसिस हो सकता है कोई, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम की बात करें तो हमारा दांतों को भी ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद सोडियम की बात करें तो ब्रेन स्वेलिंग हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो सकता है कुछ, ये सोडियम की कमी की वजह से होता है, ठीक है, हो सकता है। उसके बाद बात करें जैसे कैल्शियम की बात करें तो ऑस्टोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, रेकेट्स हो सकता है, ऑस्टोमेलेसिया हो सकता है, ठीक है। ये सारी बीमारियाँ कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकती है। ए कंपनी एक्सेस इंटरनल services mostly from external source present in the other countries which were early provided by source present in the country. What is this process known as? Liberalization, privatization, globalization या outsourcing? पहले खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए कि पहले क्या होता था कि कोई किसी कंट्री में उसका जो काम है वो वहीं पे होता था, ठीक है। अर्लियर प्रोवाइडेड बाय द सोर्स प्रेजेंट इन द कंट्री, मैंने पहले जो काम होता था, सोर्सेज जो प्रोवाइड किया जाता था उसी कंट्री में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसको इंटरनल सर्विस नहीं लेकर के वो अब एक्सटर्नल सोर्सेज का सहारा ले रहा है, ठीक है। यही चीज़ बोला है, कंपनी एक्सेस इंटरनल सर्विसेज मोस्टली फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज से वो काम कर रहा है, ठीक है। जो कि पहले क्या होता था, पहले इंटरनल सोर्स के थ्रू काम करता था। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं आउटसोर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। मैं एक एक चीज़ को डिफाइन करने वाला हूँ, इसको सुनिए अब। तो इसको आउटसोर्सिंग बोले। अब लिबरलाइजेशन, ये जो 3 टर्म है, एलपीजी जो कि 1990 में आया था हमारा, 99 में, ठीक है। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स। बहुत चीज़ों से गवर्नमेंट का जो कंट्रोल हटाया जाता है, भले के लिए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हटाया जा रहा है तो ठीक है, तो इसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है, स्टेट का जो बिजनेस वगैरह है इसको प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। उसके बाद बात करें ग्लोबलाइजेशन की, बात करें तो इन्वॉल्विंग द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, इंटीग्रेट करना ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और आउटसोर्सिंग का मतलब क्या बोले कि इन्वॉल्विंग हायरिंग एक्सटर्नल पार्टीज़, जो पहले इंटरनली काम हो रहा था अब एक्सटर्नली हायर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसी को आउटसोर्सिंग बोलते हैं। टू परफॉर्म फंक्शंस दैट वी आर प्रीवियसली डन बाय इन हाउस एम्प्लॉयज़, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आउटसोर्सिंग हो जाएगा। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972? 4, 5, 7, 6। कर लिया होगा आपने आंसर। वाइल्ड लाइफ एक्ट जो आया था 1972 में आया था, एक तो क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि अब कितने शेड्यूल हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें 6 शेड्यूल्स हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट जो आया था उसमें 6 शेड्यूल हैं, ठीक है, कि अगर कोई वाइल्ड लाइफ के साथ किस तरह का हरकत करता है तो उसको किस तरह की सज़ा मिलेगी, इस तरह ये सारे शेड्यूल्स में है लिखा हुआ, ठीक है। तो 6 शेड्यूल हैं टोटल।
द यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन इज डन फॉर द कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, साइट पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन। कर लिया होगा आपने, ठीक है। क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन से का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन का यूज़ करके हम लोग किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, एयर पोल्यूशन को, साउंड पोल्यूशन को, साइट पोल्यूशन को या फिर वाटर पोल्यूशन को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एयर पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। इसका यूज़ करके क्या करते हैं हम लोग, एयर का पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। कैसे? ये क्या करता है, रिमूव्स फाइन पार्टिकल लाइक डस्ट हुआ, स्मोक हुआ, सूट हुआ फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैस से। जितने भी इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैस से जब ये गंदी हवा निकलती है या ये गंदी जो पार्टिकल्स हैं ये निकलते हैं, उसको क्या करता है, उसको अलग कर लेता है, ठीक है। वो अपने साथ क्या करता है, अपने साथ चिपका लेता है या अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे वो क्या होता है, एयर जो है वो पहले पोल्यूट था वो अब नॉन पोल्यूशन की तरफ बढ़ता है, ठीक है। जिससे एयर पोल्यूशन थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो जितने भी फाइन पार्टिकल्स है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट्स अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया? 1990 से 2001, 1991 से 2003, 91 से 2002 या 91 से 2001? इनमें से किसको गोल्डन रेवोल्यूशन ऑफ इन इंडिया बोला जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 से 2003। ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इंडिया के हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आया था, यानी कि बूस्ट हुआ था, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें प्राइमरली जो फोकस किया गया था या फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स में, हनीज पे, हनी का प्रोडक्शन पे, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया था गोल्डन रेवोल्यूशन में, ठीक है। ये जो 8 साल हैं, ये 8 साल में इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ था हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, यानी कि फ्रूट्स का प्रोडक्शन में, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन में, हनी का प्रोडक्शन में। द एरियाज और द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दैट are located outside the sovereign jurisdiction of any one state and therefore require common governance by the international community are known as ecosystem, barren areas, zero line या global common। क्या होगा इसका आंसर? कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया, एक ऐसा एरिया है जो किसी के सोवरेन में नहीं आता है, किसी स्टेट में नहीं आता है, ठीक है, किसी कंट्री के लिस्ट में नहीं आता, ऐसा एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ बोला है कि लोकेटेड आउटसाइड सोवरेन जुरिसडिक्शन ऑफ एनी वन स्टेट, माने किसी एक स्टेट के अंदर में आता ही नहीं वो, ठीक है। स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह के एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। और वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल कॉमन्स बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल कॉमन का मतलब ये है अर्थ में एक ऐसा जगह, अर्थ एटमॉस्फेयर में एक ऐसा जगह, जैसे कि अंटार्कटिका है, हाई हीज है, आउटर स्पेस है, जहाँ पे किसी सिंगल कंट्री का राज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये कोलैबोरेटली जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो है सब कोई मैनेज करता है मिल करके, ठीक है। क्योंकि किसी एक कंट्री का राज नहीं है, जैसे स्पेस की बात करें, स्पेस पे किसी का राज है, किसी का नहीं, ठीक है। तो वो सब कोई मिल जुल करके उसको कंट्रोल करते हैं हम लोग। व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल डज D6 1 pass neither digital nor analog video signals, pass only analog video signals, pass only digital video signals, passes both digital and analog signals, ठीक है। D6 जो है, ठीक है, ये किस तरह के सिग्नल्स को पास करने देता है, ठीक है। कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों ही दोनों तरह के सिग्नल्स को पास करने देता है, डिजिटल भी एनालॉग भी। जैसे कि D6 1, ठीक है, ये जो है सपोर्ट करता है डिजिटल और इसकी बात कर चुके हैं हम लोग, डिजिटल और एनालॉग को दोनों को सपोर्ट करता है।
D6D की बात करें सिर्फ डिजिटल को सपोर्ट करता है। D6A की बात करें तो एनालॉग को सपोर्ट करता है। नाम से ही पता चल रहा है, D मतलब डिजिटल सिग्नल्स को सपोर्ट करेगा, A मतलब एनालॉग सिग्नल्स को सपोर्ट करेगा। व्हाट इज सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सेप्रोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स, हेलोजोइक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोप्स, ऑटोट्रोपिक, ये सारा डिस्कस किया है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, ठीक है। तो अब बताइए सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस तरह क्या होगा, ठीक है। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होगा? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकम्पोज मटेरियल से प्राप्त करता है उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड एंड डिकम्पोज मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेता है उसको सेप्रोट्रोपिक बोलते हैं। पहला वाले की बात करें, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन इंसेक्ट फॉर न्यूट्रिशन, ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि सिर्फ इंसेक्ट पे डिपेंड करता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीडेटरी बोलते हैं या फिर पैरासिटिज्म बोलते हैं, ठीक है, जो कि इंसेक्ट्स पे डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए। उसके बाद ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, जो कि डिपेंड करता है अदर एनिमल्स पे और न्यूट्रिशन को शेयर भी करता है, माने एक दूसरे साझा भी करता है, तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना और एक दूसरे का न्यूट्रिशन का यूज़ करना और एक दूसरे को ही फ़ायदा पहुंचाना, ठीक है। अब एक होता है ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर न्यूट्रिशन, तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट के न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है तो उसको बोलते हैं हार्बिवोरस, जो कि प्लांट को खाता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस को देखना है। मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि पैरासाइट को मैं डिस्कस करूंगा। पैरासाइट का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड नंबर ऑप्शन पे ही डिस्कस होगा कि ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड शेयर न्यूट्रिशन, जो एक दूसरे पे डिपेंड होता है और न्यूट्रिशन को भी शेयर करता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लेकिन पैरासाइट में क्या होता है, एक दूसरे में रहता तो है लेकिन सिर्फ एक जन को फायदा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। जैसे कि हमारे हमारे बालों में, हमारे माथे में देखिएगा जुई रहता है, जुआ है ना, लाइस जिसको बोलते हैं, वो रहता है। क्या उससे हमको कुछ फ़ायदा मिलता है? नहीं मिलता है, लेकिन उसको फ़ायदा मिल रहा है, उससे उसके वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो किसी और ऑर्गेनिज्म में रह रहा है और उससे फ़ायदा लूट रहा है। Who was appointed as Defense Minister of India in December 2019? राजनाथ सिंह, हरसिमरत कौर बादल, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद। डिफेंस मिनिस्टर कौन अपॉइंटमेंट हुए थे दिसंबर 2019 में? तो इसका आंसर राजनाथ सिंह जी होंगे। और 2025 में भी पूछा जाए कि 2025 में भी कौन है, तो राजनाथ सिंह जी ही हैं। अभी नवंबर 2025 चल रहा है, नवंबर आज हो गया आपका 16 नवंबर, ठीक है। तो आज के दिन तक भी राजनाथ सिंह जी ही हैं, ठीक है। वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? केरला, तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा। मीनाक्षी टेम्पल जो है वो है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में एक हिस्टोरिक टेम्पल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नया क्रिएट होता है कि कौन से रिवर के बैंक पे स्थित है, तो ये हो जाएगा वैगई रिवर जो है उसके बैंक पे स्टेट है मीनाक्षी टेम्पल। कौन सा स्टेट? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कौन से शहर में? तो ये हो जाएगा मदुराई शहर में, ठीक है। द मनी इन्वेस्टेड बाय फॉरेन एमएनसीज इज नोन एज, ठीक है। एमएनसी का मतलब क्या होता है? मल्टी नेशनल कंपनीज जो होते हैं उसके द्वारा जो इन्वेस्ट मनी होता है उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन कोलेटरल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो एमएनसी यानी मल्टी नेशनल कंपनी जो होते हैं, ठीक है, वो उसके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है सुनिएगा, रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी फ्रॉम वन कंट्री इनटू अनदर, मतलब वो कहीं और कंट्री में बैठा हुआ है और हमारे कंट्री में क्या कर रहा है, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, विद द इंटेंट ऑफ स्टेबलाइजिंग ए लास्ट इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस ऑपरेशन इन दैट कंट्री, ठीक है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है।
तो इस सेट में जो थे वो 39 ही क्वेश्चन थे, या फिर मेरे से छूट गए हैं पता नहीं, ठीक है, या जहाँ पे से मैंने देखा वहाँ पे ही 39 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले अगले सेट में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।